फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर अंशुल पराशर, जॉइंट एफर्ट्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक से। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे पेन के बारे में जो कि बहुत कॉमन है क्लिनिकल ओपीडीज में। ये केस ऑलमोस्ट महीने में 5 से 10 बार आता है। हम बात कर रहे हैं टेनिस एल्बो की या फिर कोहनी में होने वाला एल्बो पेन। ये टेनिस एल्बो का पेन किसको होता है, इसका रीजन क्या होता है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, आप इसको कैसे डायग्नोज कर सकते हो, फिजियोथेरेपी और मैनुअल थेरेपी के माध्यम से आप इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं और इसका प्रिवेंशन किस तरीके से हो सकता है। आज इस वीडियो में हम ये सब चीजें डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। नहीं तो फिर क्या होता है, एक इलनेस या डिजीज के लिए सब लोग फोन करके पूछते हैं, जो कि बहुत सारी बातें ऑलरेडी वीडियो के अंदर होती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि कंफ्यूज ना हो और आपकी बातों का आंसर मिल जाए तो प्लीज ये वीडियो पूरा देखिएगा, और पूरा देखने वाले बंदों को मुझे कॉल करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं टेनिस एल्बो के साथ में। तो अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ रिग्रेस एक्टिविटी करने के बाद में आपको यहां कोहनी पे कुछ पेन होता है। ये एक्टिविटी आपका ज्यादा भारी सामान उठाने की वजह से भी सकती है, जैसे कि जिम में डंबल प्रेस करने वाले जो जिम गोयर्स होते हैं उनको होती है, या फिर जब वो बहुत हैवी बाइसेप लिफ्ट करते हैं उनको होती है, या फिर डोमेस्टिक हेल्प जो होती हैं जो कि हमारे घर में काम करती हैं, या फिर आपके घर में जो फीमेल किचन में खड़े होकर बहुत देर तक कुछ काम कर रही हैं या भारी यूटेंसिल्स को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रखती हैं, उन लोगों को भी यहाँ पे एल्बो में पेन होता है। बहुत हद तक ये जो पेन होता है ये तभी शुरू होता है जब आपने कोई रिग्रेस एक्टिविटी करी है। इसका एक्यूट से क्रॉनिक फेज का जो फासला होता है ये तकरीबन 2 से 3 हफ्ते का होता है। तो अगर किसी ने एक्टिविटी करी, पेन बढ़ गया है, तो पेन उसको 2 हफ्ते तक रहता है, जिसको हम लोग बोलेंगे ये एक्यूट पेन है। अगर उसके बाद भी उसको पेन कर रहा है, रेस्ट करने से भी ठीक नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि सिर्फ उसी वजन को उठाने की वजह से जो पेन हुआ है वो ही एक कारण नहीं है, उसका कारण कहीं और भी हो सकता है। वो आपके शोल्डर में, वो आपके पीछे स्कैपुला पे, या कहीं और भी टेनिस एल्बो का रीजन हो सकता है। इसी टेनिस एल्बो के पेन को हम लोग अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं लेटरल एपिकॉन्डाइलिटिस। किसी किसी कंट्रीज में इसको शूटर्स एल्बो या आर्चर्स एल्बो के नाम से भी जाना जाता है। साथ साथ में कॉमन लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, इसको लेटरल एल्बो पेन। मैं आपको नजदीक आके दिखाना चाहता हूं कि जो मेरी एल्बो है इसका जो ये बाहरी हिस्सा है, अक्सर पेन यहां इस कारण से, यहां पे ये साइड जो होती है इस साइड पे स्टार्ट होता है, लेकिन ये पेन जो रिफर्ड होता है वो इस वाले एरिया तक रिफर्ड करता है, और यहीं पे आके पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि हमको यहां पे पेन कर रहा है। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग जो टेनिस एल्बो स्प्रिंट पहनते हैं वो भी अपने एल्बो से 2 इंच नीचे इस एरिया में पहनते हैं। उसका रीजन ही यही होता है कि यहीं पे पहनने से उसको आराम मिलता है। आगे बढ़ते हैं। और ये होता क्यों है? बेसिकली ये एक रिपीटेटिव स्ट्रेस इंजरी होती है। एक काम को जो हम बार बार लगातार करे जा रहे हैं, एक मसल को जितना रेस्ट चाहिए, या तो हम उसको रेस्ट देते नहीं हैं, लेकिन जितना हम उसको रेस्ट देते हैं उसको उससे ज्यादा रेस्ट चाहिए। तो इस कंडीशन को हम लोग रिपीटेटिव स्ट्रेस इंजरीज बोलते हैं। इस इंजरीज में लैपटॉप पे काम करने वाले जो साथी होते हैं उनको ये होता है, या फिर टाइप राइटर हैं, या फिर जो सिलाई कढ़ाई बुनाई करने वाले जो कारीगर होते हैं उनको ये बहुत ज्यादा काम होता है। डोमेस्टिक हेल्प में जो ये स्वेटर वगैरह बुनती हैं फीमेल, उनको भी ये काफी हद तक होता है। जो हाथ का प्रयोग ज्यादा करते हैं, जैसे कोई टीचर है जो कि यहाँ पे व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पे बहुत ज्यादा लिखते हैं, या फिर कुछ लोग जो आर्टमैन या क्राफ्टमैन बोलता हूं, अगर वो होते हैं तो उनको ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। इसका रीजन क्या होता है कि ये ओवरलोड इंजरी होती है उस एरिया पे जो कि इतना स्ट्रांग नहीं है जितना स्ट्रांग उसको होना चाहिए। मॉर्फोलॉजिकली, एनाटॉमिकली वो एरिया वीक एरिया है, और आप उसको उसकी क्षमता से ज्यादा काम करवा देते हैं, जिसकी वजह से उसको टेनिस एल्बो का पेन होता है। बेसिकली टेनिस एल्बो में क्या होता है कि जो हमारे ये जो रिस्ट होती है, कलाई, इसको जो ऊपर उठाने का काम करने वाली जो मसल्स होती हैं, जहां से वो ऑरिजिन करती हैं, यहाँ पे जिसको हम एल्बो का बाहरी पार्ट लेटरल एपिकॉन्डाइल बोलते हैं, उस एरिया पे जब जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस या स्ट्रेन पड़ता है तब टेनिस एल्बो का पेन होता है। जैसे मैंने यहां पे लिखा है टेंडेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ रिस्ट एक्सटेंसर्स एट लेटरल एपिकॉन्डाइल, जहां से वो शुरुआत करते हैं वहीं पे कॉज होता है उसके पेन का। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस कंडीशन में जब हम कलाई को ऊपर उठाते हैं या फिर जब हम अपनी मिडिल फिंगर को ऊपर उठाते हैं तो हमको यहां पे पेन कर सकता है।
यही इसका एक डायग्नोस्टिक टेस्ट भी होता है कि अगर मरीज आपके पास में आया है और आप उसको कुछ रेजिस्टिव रिस्ट का एक्सटेंशन या फिर मिडिल फिंगर का एक्सटेंशन कराते हैं या फिर दोनों करा के देख सकते हैं। अगर दोनों में से कोई एक चीज उसकी पेनफुल है तो दैट इज अ सिम्टम ऑफ टेनिस एल्बो। अब टेनिस एल्बो का कॉज ये होता है कि वहां पे कुछ कॉमन एक्सटेंसर्स के ओरिजिन होते हैं। हमारी 4 मांसपेशियां हैं जिनका मैं नाम अगर आपको बताऊं तो एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गर, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस और एक्सटेंसर डिजिटोरियम। ये 4 मांसपेशियां होती हैं जो कि कॉमनली लेटरल एपिकोंडाइल पे ओरिजिनेट करती हैं और उसी ओरिजिन पे जब हम लोग ज्यादा स्ट्रेन डालते हैं तो पेन करता है। इन दोनों में से, माफ करिए, इन चारों में से ECRB मतलब एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस और एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस जो मसल है ये ज्यादा उस एरिया पे फोकस करते हैं जो टेनिस एल्बो का एरिया होता है। जो ECRB होती है ये प्राइमरी फैक्टर होता है हमारे पेन का, क्योंकि ये सीधे जाके हमारी थर्ड जो हमारी मेटाकार्पल होता है और जो सेंट्रल मेटाकार्पल है नीचे वाला उस पे जाके ओरिजिन करता है। तो ये बेसिकली यहां से स्टार्ट होके यहां पे एंड करता है और जो हमारा ECRL है वो हमारे सेकंड मेटाकार्पल पे जाके अटैच होता है। तो मेनली जो स्ट्रेस पड़ा वो हमारा ECRB की वजह से पड़ा और सेकेंडली हमारा ECRL और फिर बाद की जो मांसपेशियां होती हैं उनके स्ट्रेस आने की वजह से पेन करता है। ध्यान से सुनिए, अब ये वाला पार्ट उन फिजियोथेरेपिस्ट के लिए जो किसी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं या फिर वो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब हम उसकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ते हैं टेनिस एल्बो की, तो यहां पे क्या ऑब्जर्व करा जाता है कि इट इज कॉज ड्यू टू ओवरलोड ऑफ हाइपोवेस्कुलर जोन। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये वाला जो एरिया होता है यहां पे ब्लड सप्लाई मॉर्फोलॉजिकली एनाटॉमिकली कम होती है, लीडिंग टू नॉन वेस्कुलराइजेशन ऑफ कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन। यानी कि उस जगह तो ऑलरेडी मॉर्फोलॉजिकली वो वीक एरिया था लेकिन आपकी एक्टिविटीज करने की वजह से वो थोड़ा सा और नॉन वेस्कुलर हो गया। जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल से बात करते हैं तो इस एरियाज पे कुछ फाइब्रोब्लास्ट सेल्स आते हैं जिसकी वजह से कुछ अनस्ट्रक्चर्ड कोलेजन का प्रोडक्शन होता है और यहीं पे हम देखते हैं कि यहाँ पे वेस्कुलर हाइपरप्लेजिया मतलब कि यहाँ पे हेपेटजार्ड कुछ उल्टा सीधा टेढ़ा मिर्चा यहाँ पे सेल्स का फॉर्मेशन होता है दैट लीड्स टू टिश्यू फॉर्मेशन। यानी कि इस एरिया पे बहुत ज्यादा कुछ आपका एबनॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ऑफ टिश्यूज हो रहा होता है, इसकी वजह से आपको पेन फील होता है। अगर जब पेशेंट आपके पास में आया तो आप उसको कैसे डायग्नोस करोगे कि वो आपके पास में टेनिस एल्बो का पेन लेके आया है? तो बहुत हद तक वो आपको यहीं पे पॉइंट करके बताया कि मुझे यहाँ पे पेन है यहाँ पे, और जब आपको छू के देखेंगे तो वहां पे उसको टेंडरनेस भी मौजूद रहेगी। सेकंड सिम्टम्स है उसकी पेनफुल ग्रिपिंग होती है, यानी कि जब आप उसके बोलोगे कि मेरे हाथ को जोर से पकड़ के दिखाओ तो यहाँ पे वो बोलेगा उसको ग्रिप में पेन करता है। या फिर अगर वो अपने घर का डोर का नॉब खोलता है या फिर कोई स्क्रूइंग एक्टिविटी कर रहा है, जैसे कोई कारपेंटर है, तो उसको पेन करता होगा उस एक्टिविटी में। साथ ही साथ पेनफुल रिस्ट रेंज ऑफ मोशन, मतलब कि अगर आप उसकी कलाई को ऊपर या नीचे घुमाएंगे तो उसको पेन करेगा। खास तौर से अगर आप उसको रिस्ट का पैसिव फ्लेक्शन करके नीचे लेके जाएंगे तो वो उसको काफी पेन करता है, क्योंकि पूरा जो एक्सटेंसर्स मसल्स हैं वहां पे वो स्ट्रेच हो जाती हैं। अभी पेनफुल लिफ्टिंग, यानी कि जैसे मैंने बताया था अपने वीडियो के स्टार्टिंग में, हाउस में घर के अंदर जो फीमेल कुछ भगोना उठाते हैं, भरा हुआ कुकर उठाती हैं, बाल्टियां उठाती हैं, तो वो लिफ्टिंग जो होती है वो पेनफुल हो जाती है। साथ साथ में पेशेंट आपको आके बोलता है कि आपको मॉर्निंग स्टिफनेस है, वो पेशेंट बोलता है कि यहाँ पे उसको स्टिफनेस हो रही है। अगर आप उसकी मैनुअल मसल टेस्टिंग करेंगे तो जैसे मैंने आपको 4 मसल्स बताई थी, ECRB, ECRL, ECR और ED, जब आप इन चारों मसल्स की मसल टेस्टिंग करेंगे तो शुरुआत की 2 मसल्स को आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो कंपैरेटिवली काफी वीक हैं लास्ट की 2 मसल से। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सटेंशन से ज्यादा फ्लेक्शन को जब हम पैसिव स्ट्रेच करते हैं तो ये आपको पेन करता है। अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ कि आप अपने टेनिस एल्बो के पेन को कैसे कम कर सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट, कायरोप्रैक्टर्स, ऑस्टियोपैथ, स्टूडेंट्स, टीचर्स, सब लोगों के लिए ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और खास तौर से वो लोग जो कॉमन पीपल जिनको यहाँ पे पेन करता है, वो जानिए कि आपका पेन कैसे ठीक हो सकता है। सर्वप्रथम बात यह है कि जब भी कोई इलाज कराना है आपको एक पढ़े लिखे और अनुभवी फिजियोथेरेपिस्ट या कायरोप्रैक्टर्स के पास जाके अपना इलाज कराइए, वहां पे आपको एक अच्छा इलाज मिलेगा। स्टार्ट करते हैं इसके ट्रीटमेंट के साथ में। तो सबसे पहले मैं जो रिकमेंड करता हूं वो है रेस्ट, आइस और स्प्रिंट, यानी कि जिस भी एक्टिविटीज करने से आपका पेन बढ़ता है आप उस एक्टिविटी को उस टाइम तक के लिए बंद कर दीजिए जिस टाइम तक आपको पेन नहीं होता है। आप
आइस मसाज कर सकते हैं एल्बो के बाहरी पार्ट के ऊपर, और जहां पे आपका एक्सटेंसर्स का एरिया है वहां पे एक आइस के क्यूब को लेको वहां पे इसको इस तरह से रब करते रहिए। जब वो मेल्ट हो जाए तो उसको छोड़ दीजिए। इस तरह से आप आइस मसाज टेनिस एल्बो के ऊपर दिन में 4 दफा कर सकते हैं। स्प्लिंटिंग यानी कि टेनिस एल्बो स्प्लिंट, एक छोटा सा स्प्लिंट आता है जिसके लगाने से आपके इस वाली मसल्स को आराम मिलता है, और यहाँ पे अगर आप बांधते हैं तो जो कॉमन एरिया है एक्सटेंशंस का वहां तक वो जो स्ट्रेनस फोर्सेस होती हैं जो कि आप अपनी दिनचर्या में करते हैं वो फोर्सेस वहां तक नहीं पहुंचती हैं, वो एरिया और बचा हुआ रहता है। मायोफेशियल रिलीज थेरेपी के द्वारा हम लोग पेशेंट के जो ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं उसको काफी हद तक रिलीज कर सकते हैं। हम इसी टेक्निक से ये पता लगा सकते हैं कि पेशेंट्स का और कहां रिफर्ड पेन है, और जहां पे उसको ट्रिगर पॉइंट्स हैं उसको हम लोग रिलीज कर सकते हैं। इस्टेमिक कंप्रेशन के द्वारा हम उनको दर्द में काफी हद तक आराम पहुंचा सकते हैं। हमें इस प्रकार से उस एरिया को जहां पे पेशेंट के पेन और टेंडर एरिया है वहां पे उसको कंप्रेस करके रखना है 1 मिनट तक, उसके बाद फिर छोड़ सकते हैं। एंड ग्रेजुअली वी कैन इंक्रीज द टाइम फ्रॉम 1 मिनट टू 10 मिनट्स। थर्ड वाला आता है रेडियल हेड मोबिलाइजेशन, जो कि एक अनुभवी फिजियोथेरेपिस्ट या कायरोप्रैक्टर आपकी जो रेडियस की जो बोन होती है उसके हेड को जाके जब पैल्पेट करेगा तो वहां पे उसको रेडियल हेड मिलेगा। इस हाथ को कहीं अच्छी जगह पे स्टेबलाइज करिए टेबल के ऊपर, और फिजियोथेरेपिस्ट इस रेडियल हेड को मोबिलाइज करके भी आपके पेन को काफी हद तक आराम पहुंचा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रेडियल नर्व की ग्राइडिंग की। जब अपने हाथ को आप नीचे ले जाइए और इसको अपनी रिस्ट को एक्सटेंशन में रखते हुए नेक को अपोजिट साइड में लेके जाइए। आप दूसरे हाथ से इसको अपोजिट साइड की तरफ पुल करके रेडियल नर्व को भी मोबिलाइज कर सकते हैं। इससे भी आपको टेनिस एल्बो के पेन में आराम मिलता है। उसके बाद में आती है टेपिंग टेक्निक्स। यहाँ पे हम लोग मैकॉनल टेपिंग, मैकेंजी टेपिंग, के टेपिंग, स्पोर्ट्स टेपिंग, काफी तरह की एक्टिविटीज होती हैं टेपिंग के क्षेत्र में। हम लोग यहाँ पे टेप लगा के भी पेशेंट को दर्द में आराम पहुंचा सकते हैं। इसमें टेप करने का तरीका ये होता है कि आप जो मसल्स हैं एक अंडर रैप के द्वारा इन मसल्स को इस तरह से पुल करते हुए बाहर की तरफ लगाइए, और उसी के ऊपर ही जो दूसरा आपका मेन टेप होता है उसके ऊपर ही रीइंफोर्स करते हुए उसको इस तरह से लगा दीजिए। तो आपको ये जो टेप होता है ये वही काम कर रहा है जो आपका स्प्लिंट काम करता है, और आप टेपिंग भी उसी एरिया में कर रहे हैं जिस एरिया में आप स्प्लिंट लगाते हैं एल्बो से 2 इंच नीचे। उसके बाद में हमारे पास में आती है मिल्स मैनिपुलेशन। ये एक कायरोप्रैक्टर टेक्निक है जिसको हम लोग हाई वेलोसिटी थ्रस्ट बोलते हैं। इसमें हम लोग पेशेंट की जो शोल्डर एरिया है आपका इसको यहाँ पे रख के अबडक्शन में, ये जो आपका रिस्ट होता है ये प्रोनेटेड है, आपके रिस्ट फ्लेक्स हैं, और आप पेशेंट को एक थ्रस्ट के द्वारा उसके इस जो आपका रेडियल ग्रूव है या फिर जो रेडियल हेड है उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग एक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज की। ये सारा जो प्रोटोकॉल है इसको करने से आपके पेन में आराम मिलेगा, और ये पेन आपको दोबारा ना हो इसके द्वारा हम लोग फ्लेक्सी बार नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि आप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि उससे आप किस तरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं। देखिए, अगर इमेजिन करिए कि मेरे राइट हैंड में पेन है तो मैंने लेफ्ट हैंड से इसको पूरा नीचे की तरफ पकड़ा, और ये मेरा नॉर्मल हैंड है, पेन मेरे राइट हैंड में है। अब मैं इससे पकड़ के इसको आगे लेके जाऊंगा फ्लेक्शन में, फिर इसको एक्सटेंशन में लेके जाऊंगा, फ्लेक्शन में लेके जाऊंगा, एक्सटेंशन में लेके जाऊंगा। तो ये एक तरह की इसेंट्रिक एक्सरसाइज है जिससे कि आप इसेंट्रिक लोडिंग के द्वारा अपनी इन मसल्स को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, और इसेंट्रिक एक्सरसाइज करने से आपका पेन बिल्कुल नहीं बढ़ता है और स्ट्रेंथनिंग काफी अच्छी होती है। सेकेंड एक्सरसाइज में आप इस फ्लेक्सी बार को इस हाथ में पकड़िए जिस हाथ में आपको पेन है, अपनी रिस्ट को पूरे एक्सटेंशन में रखिए। एक्सटेंशन में रखने के बाद में आपने एक्सटेंशन को यहाँ पे मेंटेन करना है। दूसरे हाथ से आप इसको ऊपर से मोड़ेंगे और सीधा करेंगे, मोड़ेंगे और सीधा करेंगे। आपको अपने जो निचले हाथ है उसके एक्सटेंशन को मेंटेन रखना है, और ये भी एक तरह की इसेंट्रिक एक्सरसाइज है आपकी फोरआर्म एक्सटेंसर्स मसल को मजबूत करने के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारी एक्सरसाइज हो सकती हैं जो कि अगर आप किसी फिजियोथेरेपी क्लिनिक पे जाएं तो जो उनके द्वारा बनाई गई हुई एक्सरसाइज होंगी जो कि आपके इस वाले एरिया को मजबूत करने के लिए होती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो में आपको टेनिस एल्बो के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी, साथ ही साथ उसके ट्रीटमेंट के बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ में हमारे साथ जुड़ना है तो हमारे चैनल जॉइंट एफर्ट्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक को इसी प्रकार से देखते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।